हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। जैसा कि आपको पता है कि भाई मैंने सामने लिखा भी हुआ है प्री बोर्ड में 8 लगा दो। थोड़ा सा ऐसे ही बना है मेरे से। तो आपको पता है कि भाई कल से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट है और आपके पास डेट शीट आ गई होगी। ये आपका 10th और 12th की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ मैं चाहता था कि मैं आपको टिप्स दे सकूँ, जो भी मैंने अभी तक सीखा है, कुछ जो सालों में मैंने पढ़ा है, बच्चों को देखा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता था। तो वो टिप्स क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं पहले फटाफट से। और उसमें अगर आप, मैं ये भी डेफिनेटली आपको बोलता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप ये जो टैगलाइन लिखी है मैंने, वो आप बिल्कुल करने वाले हैं। ठीक है। तो फटाफट से आते हैं हम टिप्स पे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कॉमन मिस्टेक्स भी और टिप्स भी दूंगा, सारी चीज़ बताऊँगा मैं आपको। ध्यान से सुनिएगा और इनको इम्प्लीमेंट करना है आपको। उसके बाद आप डेफिनेटली आग लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये कॉमन, मैं आपको जो भी टिप्स बता रहा हूँ, मिस्टेक बता रहा हूँ, मैं आपको कॉमन सभी सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट्स को कॉमन लेके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपका एग्जाम है, जो भी चीज़ें आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, उसका आपको प्रॉपर सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। उसको आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉपर सिलेबस में क्या आ रहा है और क्या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है वो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। डिलीटेड शुड बी अवॉइडेड। जो डिलीट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि भाई वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर सिलेबस है उसी को लेके आप साथ में बैठ के पढ़ें, या फिर पहले बुक में मार्क कर लें और उसके बाद उसको पढ़ाई करें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसे पहले सीधा बस पढ़ते जा रहे हैं और लास्ट में आप देख रहे हैं कि भाई ये तो पेपर में आना ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। लेटेस्ट पैटर्न पता ही नहीं है कि भाई बच्चों को पेपर कैसे आना है। मैं तो अभी इस बात, अभी आपको बात तो बताऊंगा उसके बाद। पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि भाई CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो मार्किंग स्कीम है, इसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। आपको इन्हीं को फॉलो करना है। जो CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज 10th 12th के, उनको देख लीजिए, मार्किंग स्कीम देख लीजिए कि कितना लिखना है, उसका आंसर कितना, आपको कितने नंबर मिलेंगे, ये आपको पता लग जाएगा। फिर आपको उसमें पता भी लग जाएगा कि भाई चैप्टर कितने मार्क्स, कोई चैप्टर कितने मार्क्स का है और वो टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी को जानने के लिए आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना होगा। ठीक है। और उसके अंदर मार्किंग स्कीम को भी देखना होगा। क्योंकि मैंने भी कुछ एक दो बच्चों का पेपर देखा था एग्जाम, जो जैसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी गलत बोल रहा हूँ, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई कि जो भी पेपर वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जाम पे CBSE के पैटर्न पे ही होना चाहिए कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर आपका लॉन्ग आंसर की स्टडी जो भी है वो ऐसा ही पेपर आप का होना चाहिए जो आप दे रहे हैं। ये नहीं है कि आपको पेपर क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन पेपर दे रखा है और ना उसमें ऑब्जेक्टिव है ना ही केस स्टडी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर पूरा का पूरा पैटर्न CBSE का होना चाहिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई चैप्टर कौन सा कितने मार्क्स का आ रहा है और कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको देखना है कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो मैं आपको ऊपर बताया मैंने अभी, कि भाई शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क के कितने आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क के कितने आ रहे हैं, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने 3 मार्क के कितने आ रहे हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तभी आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि पेपर कैसा आ रहा है। उसके बाद आप आते हैं टिप्स पे, एग्जाम टिप्स पे आते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकंड टर्म सिलेबस है। जो आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म में आया था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपकी इस बार जो प्री बोर्ड में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं CBSE के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो आपको किस पे फोकस करना है, सेकंड टर्म वाले सिलेबस पे फोकस करना है, ना कि फर्स्ट टर्म सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है। इस टाइम आपको देखना है कि आपको सेकंड टर्म सिलेबस कितना आया है। ठीक है। और फर्स्ट टर्म को भी रिवाइज करना है, साथ साथ छोड़ना है उसको भी नहीं है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है बिल्कुल, उसको भी रिवाइज करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको फर्स्ट टर्म पे कर सेकंड टर्म पे करना है, सॉरी। सबसे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तैयारी आपने ठीक ठाक कर रखी है, और जिसने नहीं भी कर रखी है, कोई बात नहीं, ऐसे चलता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें क्या करना है आपको, आपको ध्यान देना है लॉन्ग क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि जब से ज़्यादा केस स्टडी उसी से बनेगी। ध्यान रखना, केस स्टडी क्वेश्चन उसी से बनते हैं, उसी में से बन के आएंगे। और ये भी होता है कि भाई केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं
उनके आंसर उस पैसेज में होते ही नहीं है, आपको खुद दिमाग लगाना होता है, ये ध्यान रखना। केस स्टडी के क्वेश्चन जो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उसमें आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस में आंसर, उसमें पैसेज वाले आंसर नहीं होते हैं। बस आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और उसमें आंसर आप कर सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर करने का फ़ायदा यही है, पहला केस स्टडी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से, वो भी आप क्लियर कर लोगे, आराम से कर सकते हो, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा, जो आपको 5 नंबर दे के जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपका सब्जेक्ट पे। ठीक है, सब्जेक्ट जो आपके वीक हैं और स्ट्रॉन्ग, देखो दोनों पॉइंट्स होते हैं कि भाई कोई पोर्शन किसी का अच्छा होता है, तो आपके पास इतने सिलेबस हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, केमिस्ट्री, मतलब बायो, इंग्लिश, इतने ढेर भर के हैं, तो जो टॉपिक सब्जेक्ट आपके वीक हैं आपके, वो उन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, और जो स्ट्रॉन्ग है उनको थोड़ा कम टाइम दे, ताकि जो आप बैलेंस बन जाए, क्योंकि मेन आपका बैलेंस है, क्योंकि नंबर में भी बैलेंस लाना ज़रूरी है, आगे जाके परसेंटेज बनेगी तो दोनों से मिलके बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक में 100 नंबर ले आए और एक में आप 50 नंबर ले आए। ठीक है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस। जैसे भाई एक में 90 है तो दूसरे में 80 चलेगा, ये चल जाएगा, तो उससे आपकी परसेंटेज भी अच्छी हो जाएगी। चौथी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आंसर शुड बी इन पॉइंट्स। आपको आंसर पॉइंट्स में देना है, नीट एंड क्लियर देना है। ठीक है, मतलब ये है कि पॉइंट्स जो आपने आंसर लिखे हैं वो पॉइंट्स में, प्रॉपर पॉइंट्स में हो और वो क्लियर हो, तो वो क्या होगा, एग्जामिनर को दिख जाएगा कि भाई इसने पॉइंट्स पॉइंट्स यूज उसमें लिख पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है, और साफ है, कटिंग भी नहीं है, तो आपको नंबर वो पूरे देगा। उसके बाद पॉइंट शुड नॉट बी रिपीटेड। आपने जो पॉइंट एक बार लिख दिया है उसको रिपीट नहीं करना है। कभी सोचो कि भाई घुमा फिरा के मैं लिख देता हूँ, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, तो भाई एग्जामिनर के पेपर सेट किया, चेक कर रहा है, उसे वो ज़्यादा उसको ज़्यादा नॉलेज है बेटा, तो आप उसको अवॉइड करना कि आप उसे दोबारा पॉइंट को रिपीट करो, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है कॉमन मिस्टेक। तो उसमें क्या क्या आपकी चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखिए। पहले तो सबसे पहले आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी नहीं करनी है कि भाई फटाफट से कि ये कर दूँ वो कर दूँ, ये मुझे आता तो पहले ही कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपने। पहले आपके जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। वो ही डिसाइड करेगा कि पेपर कैसे करना है, और सेक्शन कौन सा स्टार्ट करना है आपको। और आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आते। ये आपको पहले 15 मिनट में डिसाइड कर लेना है, वही डिसाइडर है जो भी है, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। उसके बाद चॉइस सेक्शन, जब आपने सेक्शन चॉइस कर लिया ABC में से, तो अब क्या करना है कि भाई आंसर आपने जो सेक्शन आपको आता है, जैसे मान लें आपको A नहीं आता, B आता है, तो B को स्टार्ट कर दीजिए। जब B को स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि भाई कॉन्फिडेंस कि भाई एकदम मुझे आता है पेपर। दूसरा, आपका पेपर जो होगा, जो आपको आता है, वो नीट एंड क्लियर होता है। ठीक है, एग्जामिनर को वही चाहिए कि भाई आपका स्टार्टिंग में पेपर ही कटिंग बटिंग हो जाएगी, तो वो कहेगा भाई इसे तो आता ही नहीं है। अगर पहले ही आपको जो आपने पोर्शन कर दिया कि जो आपको अच्छे से आता है, तो वो उसे पता लग जाएगा कि भाई बच्चे ने कुछ पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी जो करनी चीज़ें, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, बच्चे करते हैं कि वो मतलब रैंडमली, मतलब कोई क्वेश्चन A से सेक्शन से कर दिया, कोई B से कर दिया, कोई C से कर दिया, कोई D से कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है आपने। ठीक है, जो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, कि भाई अगर आपने सेक्शन A स्टार्ट कर दिया है तो उसको पूरा करना है। बाई चांस आपको उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दें, उसके लिए जगह छोड़ दें कि भाई बाद में याद आएगा तो मैं उसे वहाँ पे लिख दूंगा, या कुछ भी आएगा तो मैं उसको वहाँ पे लिख सकता हूँ। एग्जामिनर को थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई इसने जो भी सेक्शन किया है वो सेक्शन वाइज किया है, पेपर B का किया तो पहले B कर दिया, फिर C किया है, फिर A किया है, वो आपको ही इस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, और हाँ, जो मैंने बताया कटिंग वटिंग का, नीट क्लियर का बताया था मैंने ऊपर, उसमें ये भी चीज़ होगी, थी आप गलती नहीं होगी तो कटिंग भी नहीं होगी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है कि भाई एक कोशिश करना है कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पहले। ठीक है, कि भाई जो ज़्यादा मार्क्स का है उसको पहले करना है, ताकि आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। और थोड़ा सा भी अगर रहता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब आपका जो रह जाएगा वो आपका कम नंबर मार्क्स वाला रह जाएगा। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला अटैम्प्ट कर लेंगे तो उससे फ़ायदा आपका ये होना है कि आप लॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट कर चुके होंगे। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आपको जो अच्छा लगता है वैसे कीजिए, लेकिन सेट एक पूरा सेक्शन को पकड़िए, उसको पूरा कीजिए। ठीक है,
मेरा तो मानना ये है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेंगे पहले, तो उससे आपके मतलब पहले ही जो है पेपर ज़्यादा अटैम्प्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी एज यू विश, आप ऐसे करना चाहें, लेकिन लॉन्ग आंसर होना चाहिए। और कुछ भी आंसर लिखने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना है, 2 मिनट पहले सोच लेना है कि मुझे कितना आंसर की लेंथ रखनी है और कितना मैं लिखना चाहता हूँ उसके अंदर। पहले ही सोच लें। ये नहीं कि बाद में कि यार फिर काट रहे हो, फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, कटिंग करे जा रहे हो, ओवर राइटिंग करे जा रहे हो, तो वो चीज़ में नहीं होनी चाहिए। एक बार 2 मिनट सोच लीजिए पहले क्वेश्चन के आंसर के बारे में, और फिर फ्लो लिखिए। फ्लूटली लिखेंगे, साफ लिखेंगे, तो एग्जामिनर खुश रहेगा। और आपका वो जानता है, वो इसे ये भी पता रहेगा कि भाई इसको नॉलेज है, बच्चे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है, उसने पेपर को काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन कवर किया है, ठीक है, अटैम्प्ट किया है उसने। उसके बाद भाई जैसे आपके आजकल क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी से कार्टून होते हैं, पिक्चर होते हैं, उससे क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, आपका ये जो होते हैं हिस्ट्री, पोल साइंस जो होते हैं आपके, ज्योग्राफी में से इनमें से पिक्चर दे दी जाती है आपको, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर का, बहुत ज़्यादा ही वो ईजी होता है क्वेश्चन। तो आप उसको भी देख लें, ठीक, अच्छे से, क्योंकि वो फ्री ऑप्शन है, फ्री के नंबर है, सॉरी। और आप ऐसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी वो आपका 10th में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि 10th में नहीं आता, 10th में भी, दोनों 12th में, दोनों में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने में, तो आप जो जो सेक्शन ईजी लग रहा है उसको पूरा अच्छे से करें, और पूरा करने के बाद ही दूसरे सेक्शन पे जाएं। लास्ट चीज़, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि भाई आपका टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट आपको दिखाता है कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैंने आपको फिर बताया कि भाई जो वीक है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसको डिवाइड कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग पे आपको कम टाइम देना है, और वीक पे आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ताकि आपका जो है अच्छे से टाइम यूटिलाइज हो, क्योंकि टाइम का सबसे ज़्यादा कीमत है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम टेबल बना के दूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा। और वो टाइम टेबल आपको सीबीएसई तक फॉलो करना है, ठीक है। सीबीएसई के एग्जाम जब तक नहीं होते तब तक आपको फॉलो करना है, चाहे बच्चे ने पढ़ाई की हो या ना की हो, जिसे बस एटलीस्ट उसे थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस के बारे में। अगर वो थोड़ा सा पढ़ लेगा तो इजीली पास हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अच्छे करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, वो इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, तो आराम से वो जितने मार्क्स वो चाहते हैं वो उनको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों ही आपको करने होंगे। मैं वेट करूँगा आपका कि भाई अगर जो बच्चा कमेंट और मेल करना कमेंट करेगा कि भाई मुझे टाइम टेबल चाहिए, तो मैं उसको फॉरवर्ड करा दूँगा, ठीक है। फिलहाल आपके प्री बोर्ड के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए। बाय।